सो हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज पांडे और गाइस आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10th का केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल का फुल चैप्टर इन वन शॉट, जो कि टॉम फर्स्ट के सिलेबस पे बेस्ड है। ठीक है, तो यार पहले वार्निंग देता हूँ, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में लेक्चर के दौरान बहुत सारे एमसीक्यूज करवाए हैं जो कि तुम लोग के टर्म फर्स्ट में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, कॉपी पेन उठाना है। बट तुम लोग जो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ सिंपल से बात है, नोट्स उसको बनाते चलो। करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो हम लोग जानते हैं कि अभी तक हमारे नेचर में 100 जो एलिमेंट हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। कितने एलिमेंट? 100 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 90 मेटल्स हैं, 90 मेटल्स है और तुम्हारे 22 ये नॉन मेटल्स, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, नॉन मेटल्स और कुछ फ्यू मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, क्या है? फ्यू मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो, अब नंबरिंग में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि देखो जो सिंथेटिक एलिमेंट हैं वो अभी डिस्कवर होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक जो माना गया है एलिमेंट कॉन्फिडेंटली वो कितने हैं? 118 एलिमेंट। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इन तीनों के बारे में कि आखिर ये टर्म्स का मतलब क्या होता है। वैसे यार हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मेटल्स के बारे में कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी चलो एक बार और बात कर लेते हैं। Metals, what are the metals? They are the metals are the substances that are malleable। अभी इन सब टर्म्स का मतलब समझेंगे। malleable, ductile and good conductor of heat and electricity। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो मालिएबल होते हैं, वो डक्टाइल होते हैं। तो इन सब का मतलब अभी हम टर्म्स का मतलब जब हम बात करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इन सब के, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये यहाँ पर ये मालिएबल और डक्टाइल टर्म्स का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। ठीक है, अभी उसका टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, अच्छे से पढ़ने का। अच्छा, अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं कि देखो यार सिंपल सी बात है, नॉन मेटल मतलब इनके बारे में क्या ही बोलूँ मैं। ये मतलब एकदम यार बोलते हैं ना निगेटिव टाइप के पर्सन होते हैं, निगेटिव टाइप के यार मेंटालिटी के होते हैं, हमेशा नकारात्मक। नॉन जैसे नॉन डक्टाइल, दे आर नॉन डक्टाइल, यहाँ पर नॉन मलिएबल, बैड या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि देखो यार ये कतई मतलब बोल यार एकदम निगेटिव मेंटालिटी होते हैं यार। और देखो अगर ये ना इनके अंदर कुछ एक्सेप्शन नहीं होते ना तो इनको पक्का मनहूस घोषित साबित कर दिया जाता। तो इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं जिनकी वजह से इनका इज्जत बच जाता है, जो भी है रिस्पेक्ट है वो होता है, नहीं तो फिर इनको कतई सही में बता रहा हूँ इसको एकदम मनहूस घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा मेटलॉइड्स क्या होते हैं? तो देखो यार मेटलॉइड्स यहाँ पर समझने वाली बात है कि द सब्सटेंसेज विच शोज द properties of metals as well as non metals, यानी कि the substance which shows the property of metals as well as non metals, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो मतलब मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? मेटलॉइड्स बोला जाता है। देखो यहाँ पर मेटलॉइड्स का एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इसका हो जाएगा जर्मेनियम। ठीक है, और भी एग्जांपल है, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी एक ही लेते हैं। अच्छा, अब मेटल के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और भी प्लेटिनम। तो यार और सब ले सकते हो। ठीक है, बहुत सारे मेटल है। देखो दिख रहे हो यार, मेजर मतलब जब हम पीरियोडिक टेबल में बात करते थे यार जनरली यार मेजर रूल कौन करता है? ये मेटल्स ही रूल करते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में मेजरली। ठीक है, अच्छा अब नॉन मेटल की बात किया जाए तो यहाँ पर देख लो नॉन मेटल का एग्जांपल, इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे यहाँ पर हो गया तुम लोग का क्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन। यहाँ पर चलो ठीक है, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और उसके बाद फ्लोरीन। ठीक है, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया।
तो ये सब क्या है, ये नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये अभी तक हमने पूरा अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जो तुम लोग जानते होगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। अब हम चलेंगे इनके प्रॉपर्टी की तरफ। क्या पढ़ेंगे हम? पहले देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और हम इस पूरे डाटा को एकदम डिफरेंस की तरफ पढ़ते चलेंगे, एकदम डिफरेंस की तरह कि मतलब एक साथ दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे ताकि समझ में आ जाए, समझ में दिक्कत ना आए। और यहाँ पर एक्सेप्शंस याद रखना, बोला ना केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन के केमिस्ट्री है ही नहीं, ये बात है। क्योंकि यार देखो इसमें ना एक लॉजिक पढ़ोगे तो यार एक्सेप्शन भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो यार केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शन इज़ नॉट केमिस्ट्री, तो वही हाल है। चलो देखते हैं, अब बात करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करते हैं। अब इसमें बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हेडिंग डालना, देखो यार दोस्तों इसको नोट्स बनाते चलो, ठीक है। नोट्स बनाते चलोगे तो तुम लोग का एमसीक्यूज़ यहीं से क्लियर होगा। अब मैं एक्सेप्शन के साथ एमसीक्यूज़ भी बताते रहूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हेडिंग डालना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यार थोड़ा ये टेढ़ा चला गया है बट यार मैनेज कर लेना, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे। अरे डिफरेंशिएट मत जाओ यार, बस यही समझो कि यार इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे। यहाँ पर एक ही साथ साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं क्योंकि तभी हमको क्लैरिटी आएगी कि क्या है। और ये बता रहा हूँ ना, ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ यहाँ पर, यार नोट्स बनाते चलना क्योंकि बहुत कम देने वाला है और यहीं से तुम लोग का एमसीक्यूज़ बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देने वाला हूँ, देखो यहाँ पर देखो, यस, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो मेटल्स के बारे में बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स में क्या है, फिर यहाँ पर नॉन मेटल्स में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले पहला इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या जाता है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट देखो सबसे पहले फिजिकल स्टेट होता है तो जो सॉलिड होते हैं दे आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स दे आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्या बोला मैंने? यस, नोट करते चलना, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ठीक है। और ये जो होते हैं वो जनरली यार, ये जनरली क्या होते हैं, ये गैस होते हैं एंड सॉलिड भी होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसका ले लो, गैस का हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। और यहाँ पर सॉलिड यहाँ पर ले सकते हैं फास्फोरस, सल्फर, ठीक है। ये एग्जांपल हो गए। अच्छा, अब जैसा कि तुम लोग जानते हो यार कि हर मूवी में एक हीरो होता है और एक विलन होता है। इसमें हम जो भी मेटल के एक्सेप्शन होंगे उनको हम क्या मानेंगे? यस, विलन मानेंगे। क्योंकि देखो यार ये मतलब पॉजिटिव वाले बंदे होते हैं, लेकिन यार कुछ एक्सेप्शन इनको बर्बाद कर देते हैं, बदनामी करके रख देते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें देखो, इसमें जो एक्सेप्शन लेंगे नॉन मेटल में उसको हीरो मानेंगे, क्योंकि देखो यार ये वैसे ही यार नेगेटिव शो करते हैं यार, तो कोई पॉजिटिव रहना चाहिए ना बंदा, तो इनके एक्सेप्शन आके इनके जो बदनाम होने से इनको बचा लेते हैं, ठीक है। तो हम पूरे लेक्चर में जो एक्सेप्शन होंगे मेटल्स के उसको हम मानेंगे विलन, और इसके जो एक्सेप्शन होंगे उसको मानेंगे हीरो, क्योंकि यार यही थोड़ी इज्जत बता लेते हैं, ठीक है। अब देखो यार एक कतई नाम नुबा दिया, या भाई स्ट्रॉन्ग होते हैं, सॉलिड होते थे रूम टेम्परेचर, बट एक्सेप्शन क्या आ गया? अब एक्सेप्शन आ गया कि मर्क्यूरी जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। ये इसका मेटल्स का एक्सेप्शन है, जो कि पूरा नाम डुबा के रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्सेप्शन इसमें एक हीरो की तरह आएगा भाई, इसमें तो एक कतई हीरो की तरह ही रहते हैं, ठीक है। इसमें अक्सर आएगा कि लिक्विड में होता है कौन सा नॉन मेटल? ब्रोमीन। तो देखो यार यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तुम लोग जानते हो यार ये तो बहुत मतलब लोअर क्लासेस में भी बहुत पूछा जाता था ये, तो बोर्ड में तो यार ठीक है,
ये, लेकिन यार ये जनरली नहीं पता रहता लोगों को कि उस नॉन मेटल का नाम बताओ जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द एक्सेप्शन होता है नॉन मेटल का, जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक। और यहाँ पर जो सॉलिड होता है वो यहाँ पर लिक्विड रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये मरकरी होता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया पॉइंट, इसको नोट कर लेना, नोट जरूर से कर लेना, ठीक है। अब दूसरा आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इसका दूसरा प्रॉपर्टी जो होगा, कमॉन क्या होगा, यस, अब कंडक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि दूसरा प्रॉपर्टी है, लिख सकते हो, ठीक है, कंडक्शन। तो यहाँ पर कंडक्शन जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला मैंने, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये जो मेटल्स होते हैं दे आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये लिख देता हूँ, समझ आना, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अब इनका बोला ना कि अब हीरो आएगा, एक्सेप्शन वाला आएगा हीरो। इनके पूरे जो स्पीसीज़ हैं इनको बचाने के लिए, इनकी इज्जत को बचाने के लिए, रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए आएगा हीरो। वो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है जो कि बचाता है और जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अच्छा, तो एक तो क्वेश्चन तुम लोग का ये बन सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो बोल देना एक्सेप्शन होता है, ये हीरो होता है। एक्सेप्शन क्या होता है, ग्रेफाइट। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई और नॉन मेटल क्यों नहीं करते हैं, यही क्यों करता है। तो देखो यार दोस्तों, जो इसके आयन होते हैं ग्रेफाइट के, वो फ्री टू मूव होते हैं, और हम जानते हैं कि इस मेटल में भी जो आयन अगर फ्री टू मूव है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जिसके आयन फ्री टू मूव होते हैं इसीलिए ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा, अब देखो तीसरा प्रॉपर्टी आ जाएगा यहाँ पर। तीसरा प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा, यस, तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग बोल सकते हैं कि, अच्छा देखो यहाँ पर आ जाएगा सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होता है कि मेटल्स में होता है, नॉन मेटल्स में नहीं होता है, ठीक है। सोनोरिटी मतलब द एबिलिटी ऑफ मेटल टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे स्ट्रक, यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एबिलिटी ऑफ मेटल टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे स्ट्रक, ठीक है। तो जो एबिलिटी होता है इनको, यानी कि एबिलिटी ऑफ मेटल टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे स्ट्रक, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे देख लो बचपन में यार तुम लोगों ने स्कूल में देखा होगा, अब तो रिंगिंग बेल्स आ गए हैं। स्कूल होते थे तो वहाँ पर घंटी होता था और वहाँ पे क्या कहता, हथौड़ा रहता था, तो उसे मारने पर टन से आवाज़ आती थी। तो वो क्या है, जो मेटल आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है वही होता है, उसी प्रॉपर्टी कहते हैं सोनोरिटी, ठीक है। क्या कहते हैं, यस, सोनोरिटी कहते हैं। अच्छा, अब तुम लोग पहले घंटा नहीं होता, मंदिर में तो जाते हो ना, ऐसे बजाते तो होगे ना, तो जो साउंड निकलता है वही होता है सोनोरिटी। इसके प्रॉपर्टी सोनोरिटी बोला जाता है। और यहाँ पर यार नॉन सोनोरस होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें अब मनहूस आने शुरू हो गए, नॉन सोनोरस, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बात करेंगे डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी कहाँ गए तुम, डक्टिलिटी कहाँ गए तुम, डक्टिलिटी। अरे यार वो क्यों मिटा दिया भाई, डक्टिलिटी कहाँ गए तुम, डक्टिलिटी। तो देखो यहाँ पर नॉन मेटल लिख देता हूँ, नहीं तो भाई बोलोगे क्या यार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डक्टिलिटी, ठीक है। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, चलो यार देखना यार, मैनेज कर लेना। डक्टिलिटी तो डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पर समझते हैं। तो डक्टिलिटी या डक्टाइल बोल सकते हो। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू द थीन वायर्स, यानी कि मेटल की वो एबिलिटी, लिख देता हूँ मैं, देखो, एबिलिटी
ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, तो जो एबिलिटी होता है जिससे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं थिन वायर में, इसका सबसे मस्त एग्जांपल है द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट इज गोल्ड। एग्जांपल लिख सकते हो, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। अब देखो गोल्ड के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है गोल्ड के बारे में कि अगर तुम 1 ग्राम सोना लेते हो तो उस 1 ग्राम सोना से तुम इसके 2 किलोमीटर तक वायर बना सकते हो। सोचो कितना डक्टाइल है, समझ रहे हो? 1 ग्राम सोना लेके तुम उसके 2 किलोमीटर उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, 2 किलोमीटर लंबे। समझ लो कितना डक्टाइल होता है। ठीक है, अच्छा, और यार ये अब नॉन डक्टाइल होते हैं। ठीक है, देखो यार मनुष्य है, कुछ कुछ एक्सेप्शन इनको बचाते नहीं तो ये भी नहीं रहते नॉन डक्टाइल। ठीक है, अच्छा, अब 5वीं प्रॉपर्टी आती है मालिएबल। मालिएबल, ठीक है, मालिएबल भी इसी तरह से सेम है थोड़ा बहुत, लेकिन देखो ये होता है मालिएबल मतलब द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, यानी कि टू बी डायरेक्ट लिख देता हूँ, एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, थिन शीट में ड्रॉन करना वो क्या होता है, मालिएबल होता है, वो प्रॉपर्टी मालिएबल होती है। ये भी, ये तो नॉन मालिएबल होते हैं। ठीक है, नॉन मालिएबल। ठीक है, देखो यार कैसे मनुष्य नॉन नॉन सब में नॉन नॉन। ठीक है, अच्छा, अब 6 पॉइंट आता है कि हार्डनेस। हार्डनेस, तो देखो यार हार्डनेस, देखो इसमें जो मेटल्स होते हैं दे आर जनरली हार्ड, नो डाउट दे आर जनरली हार्ड, जनरली हार्ड होते हैं। लेकिन बोला ना खलनायक आ गया, एक मतलब विलन आ गया, इसमें बर्बाद कर दिया नाम को, बदनामी कर दिया नाम को। यार कैसे बदनाम किया, देखो एक्सेप्शन यहाँ पर याद रखना, एक्सेप्शन यहाँ पर ये है कि सोडियम एंड पोटेशियम आर दैट मेटल्स विथ इट कैन बी कट विद द नाइफ, कट विथ नाइफ। ठीक है, ये ऐसे, अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट, एक सेकंड। देखो यहाँ पर देखो सोडियम एंड पोटेशियम क्या है, देखो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जिनको तुम चाकू से केक की तरह खा सकते हो, ये इतने सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखो यार, देखो मेटल जनरली हार्ड होते थे यार, एकदम कट्टई सख्त होते थे, लेकिन यार क्या करें, ये बदनाम कर दिया कि पूरे मेटल्स को ही बदनाम कर दिया भाई, चाकू से कट जा रहे हैं। अच्छी बात है। अच्छा, अब देखते हैं नॉन मेटल्स में। देखो यार दे जनरली ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है टूट जाना, मतलब जैसे चौक देखे होगे तुम लोग, चौक को ऐसे पकड़ के कट से करोगे टूट जाएगा। ठीक है, चौक तो टूट ही जाता है। ठीक है, तो चौक की बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, लेकिन अब इसमें हीरो आ जाता है कि भाई यहाँ पर सब लोग नेगेटिव जा रहे हैं, तो भाई कोई पॉजिटिव तो होना चाहिए ना भाई, हम हमेशा कमजोरी क्यों रहे, हम क्यों टूटे? तो भाई यही देखो हीरो निकल के आता है, एक्सेप्शन। भाई ये कतई एक्सेप्शन हीरो है भाई, ये बहुत बड़ा हीरो है। यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, एक्सेप्शन, इसमें हीरो निकल के आता है डायमंड। क्या होता है, डायमंड, जो कि हार्डेस्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, हार्डेस्ट एलिमेंट होता है। तो भाई ये भाई साहब बहुत दिखा रहे थे कि जनरली हार्ड होते हैं, ये तो नाम डुबा दिया, टूट गया, यहाँ पे कट गया, चाकू से भी कट गया। लेकिन ये भाई बोला भाई ये तो सोच रहा था कि भाई ब्रिटल है भाई, हम तो टूट जाए, कमजोर है, लेकिन डायमंड बोला अब तोड़ के दिखाओ, मेटल को फिल करके आ गया डायमंड। क्या हो गया, हार्डेस्ट सब्सटेंस तो आ गया। यही है हीरो की एंट्री। देखो हीरो की एंट्री कितनी ज़बरदस्त हुई भाई, इसको तोड़ ही नहीं सकता। तो फाइनली देखो हार्डेस्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम, क्या बात करेंगे, यस। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। 6 प्रॉपर्टी हो गई ना, अब लस्ट्रस, क्या बोला मैं, लस्ट्रस, वो क्या होता है चलो समझते हैं। लस्ट्रस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होता है कि जिसके वजह से द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी शाइनी। देखो शाइनी मतलब यहाँ पर देखो
मतलब चमकदार होते हैं। मेटल जो होते हैं वो जनरली चमकदार होते हैं। देखते हो यार सिल्वर को देख लो, वाइट कलर का थोड़ा होता है, और फिर से तुम लोग देखते हो इसको यहाँ पर गोल्ड को पीला कलर का होता है। तो देखो यार दे आर जनरली शाइनी, बहुत ज़्यादा चमकदार होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चमक होती है, ठीक। अच्छा, ये जनरली चमकदार होते हैं, लस्ट्रस प्रॉपर्टी इनमें होती है, ठीक है। क्या होती है इसमें? यस, लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है। लेकिन नॉन मेटल्स में यहाँ पर नॉन लस्ट्रस होते हैं जनरली, नॉन लस्ट्रस। लेकिन अब हीरो की एंट्री होती है, हीरो की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? कम ऑन, हीरो की एंट्री होती है। एक्सेप्शन क्या है कि भाई देखो यार, ये ना मतलब वैसे तो बहुत शांत दिख रहे बंदे, सब में नेगेटिव दिखा रहे हैं, लेकिन जो दिखा रहे हैं ना लाजवाब दिखा रहे हैं, सच बता रहा हूँ, जो दिखा रहे हैं एकदम लाजवाब दिखा रहे हैं। जैसे एक्सेप्शन भाई आयोडीन आ गया, आयोडीन आ गया एक्सेप्शन में, और भाई डायमंड से तो तुम लोग वाकिफ़ ही हो भाई, क्या चमकता है, क्या चमक होती है, वाह क्या बात है। बस हो गया। तो यहाँ पर देखो इसका एक्सेप्शन देख लो, डायमंड जो कि एकदम हीरो की तरह आता है, बोलता है हमसे चमकदार हो, दिखाओ चमक के, ठीक। अच्छा, अब ये एक लास्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ये है प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बीपी ब्लड प्रेशर मत समझ लेना, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है, ठीक है, हाई होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका क्या होता है? जनरली लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है, लो होता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन नाम डुबाने के लिए आ गए भाई साहब, एक्सेप्शन भाई आ गए, विलन भाई आ गए, नाम डुबा दिए, कतई नाम डुबा दिया यार। देखो यार ये तो जनरली हाई चाहिए था इनको, पूरा पावरफुल थे, हाई चाहिए था, लेकिन आ गया नाम डुबाने गैलियम। बोला भाई हम तो तुम लोग से अलग हैं, हम तुमसे दुश्मनी कर गए। तो बोला क्या बात है भाई? तो ये बोला भाई इसको ना तुम लोग हैंड पे रखते हो ना, यहाँ पर रखोगे ना तो यहीं पे पिघल जाएगा। तो इतना मतलब इसका लो होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, याद रखना। अब देखो क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आने वाले, इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो यार ये जनरली बहुत लोग को नहीं पता होता है, ठीक है। तो तुम लोग को याद क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विच हैज़ द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है? वो गैलियम है ऐसा मेटल जिसके पास जो मेटल होता है, यानी कि जो मेटल होता है यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर तो लो होता ही है, ठीक है। अच्छा, तो आई होप ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तुम लोग को समझ में आ गई होंगी। और मैं बता रहा हूँ कि ये तुम लोग नोट्स बनाते चलना, और इसमें से एक बार पढ़ोगे ना तो सारे एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। और इसी में से एमसीक्यूज आने वाला है, बाहर से कभी कुछ नहीं आता यार। तुम लोग बार बार नोट्स लिखते समय ये सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये। तो गाइज अब हम बात करने वाले हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। तो ध्यान से सुनना और इसके भी नोट्स बना लेना, क्योंकि एमसीक्यूज यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात करते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या बात करेंगे? यस, मेटल नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले जो आता है वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहले मैं समझाता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। वन मोर टाइम, कम ऑन। क्या बोला मैंने? कि जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इनका जो जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है मेटल्स का, वो जनरली बोल रहा हूँ मैं, याद रखना। मैं फिक्स्ड नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरली बोल रहा हूँ। क्या होता है? 1 2 3 फॉर एग्जांपल Na हो गया, इसका क्या है? 281। मैग्नीशियम क्या हो गया इसका? 282। एंड उसके बाद एल्यूमिनियम क्या हो गया इसका? 283। तो यार जनरली क्या शो करते हैं? ये 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो नॉन मेटल्स होते हैं, वो जनरली क्या शो करते हैं? वो जनरली 5 6 7, ठीक है। जनरली बोल रहा हूँ, याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर फास्फोरस का देखो तो हो जाएगा 285, सल्फर का देखो तो 286, और क्लोरीन का देखो तो 287, ठीक है। इसका देखो तो जनरली ये क्या शो करते हैं? 5 6 7। ऐसा नहीं है कि 4 नहीं शो कर सकते। कार्बन ऑब्वियसली नॉन मेटल, वो भी शो करता है 4। तो यार देखो जनरली हम बात करते हैं तो ये शो करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये क्या हो गया? जनरली ये शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा क्या बात है? ये कैसे होते हैं, मतलब आयन टाइप क्या होता है, यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर आयन टाइप। तो देखो यार ये तो कटायन होते हैं, और ये बेसिकली अनायन होते हैं,
ठीक है, अनायन होते हैं। और ये क्या होते हैं, देखो मेटल जनरल, अच्छा यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और ये क्या होते हैं, देखो निगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या होते हैं, यस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होते हैं ये मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अभी चलो ये इतना नोट कर लेना और यहाँ पर देखना, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और ये कटायन फॉर्म करते हैं, ये एनायन फॉर्म करते हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अच्छी बात है, ठीक है। तो अब चलो बात करते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होते हैं, ठीक है। तो इनके इस प्रॉपर्टी को देखो यार, बात करते हैं उसके बारे में। तो वो भी एक पॉइंट है, उसको भी नोट कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्यों होते हैं, क्योंकि बिकॉज देखो क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बिकॉज दे मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर। जैसे मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं, तो देखो 282। तो अब तुम लोग को सोचना है कि देखो कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल हो, वो क्या ट्राई करता है कि वो अपने ऑक्टेट को पूरा करने की सोचता है, ठीक है, और वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट देखना चाहता है। तो यहाँ पर देखो क्या इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना इजी है कि 6 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करना इजी है एज कंपेरेटिव टू 6 इलेक्ट्रॉन लेने से। तो यहाँ पर देखो ये क्या करता है, ये डोनेट कर देता है और ये Mg28 बन जाता है, जो कि Mg2+ चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो देखो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुए। अच्छा, अब इसको समझे कैसे, तो देखो यार इतना बस क्लियर रखो माइंड में कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं और जो नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। वन मोर टाइम, कम ऑन। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या है, मेटल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। अच्छा, तो इसको बोल सकता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लोरीन का एग्जांपल है, तो इसका 287, तो इसका क्या इजी है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना ना कि 7 इलेक्ट्रॉन देना, तो यार ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ जाएगी, महंगा पड़ जाएगा इसको। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके बना लेता है Cl-288 हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। आई होप ये समझ में तुम लोगों को आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल देगा यार, देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोल सकता है, पूछ देगा कि कौन सा इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं। तो तुम लोग को अच्छी तरह से पता चल चुका होगा कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन ये होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन होते हैं, तो बोल देना यार मेटल्स होते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्वेश्चन पूछेगा तो बोल देना नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके, ठीक है, ऑक्साइड के बारे में, ऑक्साइड के बारे में। तो किस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, तो देखो जो जनरल जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। और अभी बात करेंगे इसके बारे में। तो और ये जो जनरली होते हैं नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, यस एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, एमसीक्यूज में तुम लोग का बन सकता है। देखो मैं बता रहा हूँ, बस उसको नोट कर लेना यार, ये सारे एमसीक्यूज ही हैं। और ये जितने मैंने पॉइंट लिखवाए ना, ये कोई थ्योरी नहीं है, सारे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, ठीक है। तो यार नोट्स बना लेना, उसको बार बार पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन तुम लोग अपने आप ही बना लोगे और वो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो खुद ही कर लोगे, ठीक है। मैं तुमको बस हिंट दे रहा हूँ कि क्या क्या एमसीक्यूज बन सकता है। यहाँ पर देखो एसिडिक ऑक्साइड, यानी जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि कौन सा मतलब ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। तो यार वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है जो कि एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा ऐसा मेटल मतलब एलिमेंट है जो कि बेसिक ऑक्साइड बनाता है, तो वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो चलो धीरे से अब बात करेंगे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। करेंगे हम किस में, यस रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेस पे हम लोग देखेंगे क्या रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख ले पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ वाटर, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स
विथ वाटर नॉन मेटल। देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखो जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं या फिर जो हम लोग को पढ़ना है बेसिकली ज़्यादातर हम लोग मेटल के ही रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये देखो नॉन मेटल का साथ था नो डाउट, लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली मेटल के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर देखते हैं, ये देखते हैं। तो जब भी कोई मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जनरली जैसे यहाँ पर समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। अच्छा, जैसे मान लो सोडियम है, H2O बना तो Na2O सोडियम ऑक्साइड प्लस H2 बन गया, ठीक है। लेकिन अच्छा अब यही, लेकिन अगर हम इसको फर्दर रिएक्ट कराते हैं वाटर से, अगर हम इसको इस मेटल ऑक्साइड को अगर हम मेटल ऑक्साइड को अगर हम फर्दर रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। देन दे विल फॉर्म मेटल, यहाँ पर लिख देता हूँ मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एग्जांपल, ऐसे Na2O को अगर हम H2O से फर्दर रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा, NaOH, ठीक है। यहाँ पर 2 कर दो, बैलेंस हो जाएगा। देखो अच्छा, अगर तुम लोग को इक्वेशन बैलेंस नहीं करना आता ना तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से जाके देख लेना, क्योंकि यार जो बैलेंसिंग है केमिकल इक्वेशन ये खुद ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल मत भूलना, जाके एक्सेस कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब यहाँ पर देखो तो बैलेंस हो गया, 2 सोडियम, यहाँ पर 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो बेसिकली मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन जब इनको फर्दर रिएक्ट करा जाता है मेटल ऑक्साइड को ये वाटर से, तो ये क्या बना लेते हैं, ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, यस, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो अब इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब हम रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पे मेटल्स का रिएक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने बोला यहाँ पर देखो मेटल्स का ही ज़्यादा बात करेंगे अपन लोग, ठीक है। नॉन मेटल का यूज़ होता है यार, लेकिन यार कोवैलेंट बॉन्ड में ज़्यादा यूज़ होता है, एनिक बॉन्ड में उतना नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज़, यहाँ पर RS लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और मत समझ लेना, देखो यहाँ पर कुछ और मत समझना, RS लिख रहा हूँ मतलब रिएक्टिविटी सीरीज़। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, और उसके बाद होता है हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au, ठीक है। तो ये तुम लोग का रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर रहने वाला है, ठीक है। क्या पहले सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है, सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल ये दोनों होते हैं, ठीक है, अभी बात करेंगे उसके बारे में। तो देखो यार रिएक्टिविटी सीरीज़ ये है, तुम लोग को इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने किस तरह से याद किया था मैं तुम लोग को बता देता हूँ ताकि तुम लोग याद कर सको। वो बहुत अच्छा ट्रिक बनाया था मैंने, ट्रिक। तो हमने लिखा था कि कल्लू ने कहा मैगी, आलू ज़रा फीका पकाना है, क्यों है ना, ठीक है ना। ये मैंने ट्रिक याद किया था और मैंने बनाया था, ये ट्रिक मैंने याद किया था। देखो अभी तक मेरे को याद है ये रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो देखो कल्लू मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है, और यहाँ पर ने का मतलब हो जाएगा सोडियम, ऐसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और का हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है, इतना रिलेट कर सकते हो। मैगी का हो जाएगा यहाँ पर Mg, ठीक है, Mg हो गया। आलू का हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक, और जरा का हो जाएगा यहाँ पर जिंक, ठीक है, और फीका का हो जाएगा यहाँ पर Fe,
ठीक है, और यहाँ पर पी के यानी कि यहाँ पकाना का पी बी मान लो, पी के का हो जाएगा पी बी, ठीक है। अब है का हाइड्रोजन एंड क्यू का हो जाएगा कॉपर और एच का हो जाएगा देखो यहाँ पर एच जी यानी कि मरकरी और यहाँ पर हो जाएगा ए जी, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ए यू सोना गोल्ड, ठीक है। तो इस ट्रिक से तुम लोग याद कर सकते हो। क्या बोला मैंने, क्या ट्रिक है? यस, ट्रिक ये है कि कल्लू ने कहा मैगी आलू जरा फीका पकाना है, क्यों, है ना, ठीक है। तो इस ट्रिक से तुम लोग अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। और जल्दी से नोट कर लेना, ट्रिक को बहुत काम आने वाला है, इसी से मैंने भी याद किया था, ठीक है, तुम लोग को दे रहा हूँ, जल्दी चलो, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से रिएक्शन की बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के आधार पे, नोट कर लेना, बहुत काम आएगा, ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले इनकी बात करते हैं। तो ये क्या होते हैं यार, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये जो होते हैं दो मेटल्स ना, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिएक्शन अब हम देखने जा रहे हैं। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, मेटल्स लाइक पोटेशियम सोडियम, दे वाइग्रसली रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, यानी कि बहुत भयंकर रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से। दे वायलेंटली या वाइग्रसली रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर एंड यार जब ये कोल्ड वाटर रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्शन बहुत ही वायलेंट होता है और एक्सोथर्मिक होता है। When they react with water, now this reaction is so violent and exothermic, ठीक है। यानी कि जो होते हैं वो बहुत एक्सोथर्मिक होते हैं, बहुत वायलेंट होता है। यानी कि जब ये यहाँ पर पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट करते हैं वाटर से, कोल्ड वाटर से, तो यहाँ पर ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, बहुत एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक की बात हम लोग किया था चैप्टर फर्स्ट में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो मैंने भी उसको वन शॉट में लाया हुआ है, जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर मैंने समझाया कि एक्सोथर्मिक क्या होता है। वैसे अभी के लिए बता दूँ कि एक्सोथर्मिक वो होता है जिसमें हीट इवॉल्व होता है, यानी कि हीट रिलीज होती है, ठीक है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक होता है कि जो इवॉल्व हाइड्रोजन होता है, इवॉल्व हाइड्रोजन H2 गैस कैचेस फायर, यानी कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है वो फायर पकड़ लेता है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे तुम लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वीडियोस में देखा होगा कि जैसे सोडियम को लिया और पानी में फेंका तो बूम से आवाज़ आती है। क्या था वो धमाका, कैसे हुआ? क्योंकि यार देखो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं ये दोनों, पोटेशियम एंड सोडियम, इसलिए जब इनको वाटर से रिएक्ट करते हैं वैग्रसली रिएक्ट कर जाते हैं और एक्सोथर्मिक होता है, जो हाइड्रोजन गैस निकलता है वो फायर पकड़ लेता है, ठीक। अच्छा, अब इसका रिएक्शन देख लो, जैसे सोडियम प्लस H2O क्या बना है, NaOH प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी निकलती है, यहाँ पर हीट एनर्जी निकलती है। तो यहाँ पर ये हीट इवॉल्व करता है, हीट एनर्जी निकलता है। इसको बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पर ये हाँ, यस एंड यस हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, 2 इधर, 2 ऑक्सीजन, ठीक है, बैलेंस हो गया, अच्छी बात है, ठीक है। बैलेंसिंग का भी मैंने वीडियो बना रखा है, जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि हीट एनर्जी निकली, इतना वायलेंट होता है कि हीट एनर्जी निकलती है और वो फायर भी पकड़ लेती है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कैल्शियम की बात करेंगे तो जब हम कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम, इनका रिएक्शन लेस वायलेंट होता है, ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। और जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व तो होता है लेकिन वो डू नॉट कैचेस फायर, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब फायर नहीं पकड़ता है, ठीक है। जैसे इसका रिएक्शन क्या देखोगे यार, वही होता है, बस यहाँ पर ये बनाता है, जैसे देख ही लो, Ca प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस कर लेना, देखो 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हीट एनर्जी नहीं निकली,
क्योंकि यार देखो अब रिएक्टिविटी सीरीज देखो यार ये डाउन होते जा रहा है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होते जा रहा है, रिएक्टिव सीरीज डिक्रीज़ होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसीलिए ये हीट एनर्जी नहीं पकड़ता है और नीचे वाले एलिमेंट जो हैं वो और डिक्रीज मतलब और लेस रिएक्टिव होंगे। ठीक, अब बात करते हैं इसके बारे में, मैग्नीशियम के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे तो देखो मैग्नीशियम क्या होता है ना, देखो जब जैसा कि हम जानते हैं कि जब नीचे आ रहा है तो रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्या, दे डू नॉट रिएक्ट विथ यहाँ पर किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, कोल्ड वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, दे रिएक्ट विथ हॉट वाटर, दे रिएक्ट विथ, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करता है, यस हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर कैल्शियम एक पॉइंट था, जो कि जो हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होता है इसके जो बबल्स होते हैं वो कैल्शियम के सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। वैसा ये भी होता है कि जब मैग्नीशियम ये जो देखो ये तो पहले कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता नहीं है, क्योंकि भाई वैसे ही इसकी रिएक्टिविटी कम है और कोल्ड वाटर से तो कर नहीं सकता क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए, तो ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। ठीक, और ये उसके भी जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, जो बबल्स होते हैं वो इसके सरफेस पे चिपक जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेन, यहाँ पर बात करेंगे अब हम एल्युमिनियम, जिंक एंड किसके बारे में, यस यहाँ पर देखो अब हम बात करेंगे एल्युमिनियम, जिंक एंड फेरस के बारे में। ठीक है, तो चलो बात करना शुरू। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, जिंक एंड, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ बोलने से अच्छा है, मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, जिंक एंड फेरस। अब ये बंदे कतई जिद्दी होते हैं, बोला भाई हम ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे, हम ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे। तो भाई पूछा गया भाई करोगे किससे रिएक्ट, करना तो पड़ेगा। तो उसने बोला ठीक है कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे और हम किससे रिएक्ट करेंगे, स्टीम से लेंगे, स्टीम से। तो ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, देखो ये मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एल्युमिनियम को जब वाटर से मिलाया जाता है तो क्या बनाता है, Al2O3 प्लस हाइड्रोजन देता है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, बस मेटल ऑक्साइड बनता है। समझ में आ रहा है पॉइंट, कि यहाँ पर केवल मेटल ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, क्योंकि यार लेस रिएक्टिव है स्टीम से। वैसे यार फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, स्टीम है तो लिक्विड ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बैलेंस करना चाहो तो कर लो। यहाँ पर 2 एल्युमिनियम 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 कर दो, 6 हाइड्रोजन यहाँ पर 3 कर दो, देखो बैलेंस हो गया। ठीक, तो यही होता है कि जो मेटल्स होते हैं, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, फेरस हो गया, ये इतने रिएक्टिव नहीं होते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं और ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ना कि हॉट वाटर या कोल्ड वाटर के साथ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, अच्छी बात है। और ये भाई ये कतई भाई जो होते हैं ना भाई लोग, ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं भाई, बोलते हैं हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, मन ही नहीं है मेरा। मन क्यों नहीं, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज ही बहुत कम है यार, तो कैसे रिएक्ट करेंगे, होते हैं। देखो अब कुछ एक्सेप्शन का रिएक्शन भी देख लेते हैं। अरे वाह, एक्सेप्शंस की बातें कर लेते हैं दोस्त। रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉट मेटल विथ ऑक्सीजन। देखो हम जनरली नॉन मेटल की बात नहीं करेंगे, मेटल की बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में एक्सेप्शन है। तो देखो मेटल्स जनरली रिएक्ट करते हैं, मेटल जब रिएक्ट करते हैं किससे, ऑक्सीजन से, यहाँ पर O2 लिख देते हैं डायरेक्ट, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन देखो मेटल ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, दो ऐसे ऑक्साइड है, मेटल्स हैं, ऑक्साइड मेटल्स हैं, जो कि क्या करते हैं, दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, और नो डाउट ये देखो यहाँ पर देखो ये क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल की बात कर रहे हैं ना, तो मेटल ऑक्साइड जो बना है वो कैसा होगा, बेसिक होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा, ये बेसिक ऑक्साइड होगा। लेकिन क्या होगा, ये एक बार देख लो, यहाँ पर जो बना है ये बेसिक ऑक्साइड होता है,
क्या होता है, यस, बेसिक ऑक्साइड होता है। लेकिन जो मेटल यहाँ पर कुछ ऐसे एक्सेप्शन जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड भी लिख सकते हो, ठीक है, जिंक ऑक्साइड लिख दो, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो कि दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड भी बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि जो मतलब एसिड की भी प्रॉपर्टी शो करे और बेसिस की भी प्रॉपर्टी शो करे। तो यहाँ पर देखो, अच्छा अब कंडीशन इसमें एक्सेप्शन में ये याद रखना, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आओ देखा जाए कि ये कब एसिड की तरह बिहेव करेंगे, कब बेस की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो जब Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब रिएक्ट करा जाता है HCl से, तो ये क्या बनाते हैं, AlCl3 प्लस यहाँ पर क्या बनाते हैं, यस, जब ये रिएक्ट करते हैं इससे तो ये वाटर बनाएंगे, ठीक है, वाटर बनाएंगे। तो देखो जनरली बैलेंस ही हो गया, ठीक है, बैलेंस है कि नहीं, देखो यहाँ पर 2 लगा दो, ठीक है, क्लोरीन 6, यहाँ पर 6, बैलेंस हो गया, ठीक, यहाँ पर 3, तो इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, देख सकते हो, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 6 क्लोरीन एंड 2 एल्युमिनियम। तो ये देखो यहाँ पर क्या करते हैं, तो कंडीशन कब अप्लाई होगा, देखो when the aluminum oxide react with a strong acid it behave like as a base, यानी कि जब जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उसको जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करा जाता है तो वो क्या बनाता है, यस, वो बनाता है ये बेसिक ऑक्साइड बनाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है वो कब हमको बेसिक ऑक्साइड शो करता है, कब हमको एसिडिक ऑक्साइड शो करता है। तो देखो जब एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है या जिंक ऑक्साइड होता है, जो वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बेसिक ऑक्साइड शो करेगा, और जब वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, एसिडिक ऑक्साइड शो करेगा। तो गाइस चलो अब हम देख लेते हैं कि जब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कैसा बिहेव करेगा। तो जनरली जब वो एल्युमिनियम ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेसिकली बनाएगा NaAlO2 प्लस वाटर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, ये एंड ये देखो बैलेंस हो चुका है अब ये। तो यहाँ पर जनरली हम देख सकते हैं कि इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट इसका नाम है। तो देखो हमने यहाँ पर समझा कि अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड बेस के सामने रिएक्ट कर रहा है या बेस से रिएक्ट कर रहा है तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, और यदि वो एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। इज दैट क्लियर? यस, अब तक क्लियर हो चुका होगा, समझ गए होगे। और यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं जो मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो यहाँ पर नोट्स कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। तो यार देखो, रिएक्शन ऑफ नॉन एंड नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड, विथ डाइल्यूट एसिड, विथ डाइल्यूट एसिड, ठीक है। देखो मैं एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, एक पॉइंट बता रहा हूँ तुम लोग को। तो जैसे जो जनरली जो मेटल होते हैं वो जब रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, तो जनरली जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो जनरली सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल Na लेते हैं, Na प्लस HCl फॉर्म NaCl प्लस H2, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, 2 सोडियम 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमने देखा था जनरली एसिड बेस सॉल्ट में भी देख चुके हो तुम लोग कि जब ये मेटल एसिड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते तो क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं, ये सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट है, और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन आता है कि कौन सा ऐसा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद भी हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व करता है। एक्सेप्शन है,
देखो ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द एसिड विच डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल। तो वो तुम्हारा एसिड है नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये एक बंदा ऐसा है जो अपने आप को बहुत कुछ समझता है, बोलते हैं ना हम अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, ऐसा ही फीलिंग है इस बंदे के दिमाग में कि भाई हमारे का तो कोई है ही नहीं, अभी आएंगे अभी आएंगे। ये शेर है तो इसके बब्बर शेर भी आएंगे, इसके पप्पा भी आएंगे, अभी इसके पप्पा आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात पॉइंट रखने वाली, याद पर रखने वाली ये है कि जो HNO3 होता है वो नाइट्रिक एसिड, ये जनरली मेटल के साथ रिएक्ट करने पे ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है, लेकिन अब इसका आएगा पप्पा। देखो अब लेकिन बोला जाता है ना कि शेर है तो बब्बर शेर भी होता है। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज ये दो ऐसे मेटल हैं, दो ऐसे धुरंधर बब्बर शेर है जिसके सामने ये फीका पड़ जाता है, और जब ये रिएक्ट करते हैं इसे, इसको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन भाई एक बात समझ में नहीं है, क्वेश्चन दिमाग में जरूर आया होगा क्योंकि यार ये जनरली मेटल के कॉमन मेटल के साथ क्यों नहीं ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो जनरल सा आंसर ये है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है, यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड होता है, दे आर हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या बोला मैंने? यस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में जो वन शॉट में कराया हुआ है उसमें मैंने बताया हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्या होता है वो सब मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि किसको ऑक्सीडाइज करता है, H2 को ऑक्सीडाइज करता है टू वाटर में, एंड खुद रिड्यूस होता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस इटसेल्फ टू फॉर्म, जैसे NO2 ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, ऑक्साइड बना लेता है रिड्यूस हो गया, ठीक है, SO2 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने जनरली देखा कि जो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, देखो रीज़न यही है कि ये कॉमन मेटल साथ नहीं हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वो H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, खुद रिड्यूस हो जाता है, किसमें, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम पॉइंट की बात, ठीक है। अच्छा, अब रिएक्शन ऑफ, देखो मेटल्स विथ नॉन मेटल्स, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। तो देखो यार यहाँ पर तुम लोग के NCERT में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से दर्शाया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ NaCl, जैसे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट किए, तो हम लोग उसी से समझते हैं। जैसे देखो Na का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 281, इसके अलावा वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, ठीक है। तो ये क्या, इसके लिए अब देखो, इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन, देखो इसको ऑक्टेट रूल पूरा करना पड़ेगा क्योंकि हर बंदा स्टेबल रहना चाहता है, लाइफ में भी और इसमें भी। तो ये स्टेबल रहना चाहता है भाई, इसको 7 लेना आसान पड़ेगा कि 1 देना आसान पड़ेगा, तो वो तो ये क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, यानी कि यहाँ पर जो है 1 इलेक्ट्रॉन दे के ये क्या बन जाता है, Na+ बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हो सकता है, ठीक है, A-, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा, अब क्लोरीन यहाँ पर दिखाया फॉर्मेशन ऑफ Cl, लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। तो यहाँ पर देखो Cl क्या होता है, 287 होता है। तो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना ईजी है कि 7 इलेक्ट्रॉन देना ईजी है, ऑब्वियस सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना ईजी है। तो ये क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेता है, Cl- बना लेता है, ठीक है। अच्छा, तो अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसको समझते हैं। तो देखो Na है, यहाँ पर Na है, और याद रखना कि जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता है इसमें वैलेंस शेल के जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल उन्हीं को शो किया जाता है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, ठीक है, 1 है। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, ठीक है, और Cl हो गया। तो यहाँ पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो इसको 7 को शो करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या करेगा, देखो ये बॉन्ड बनाने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए, तो क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। तो अब इसका ऑक्टेट रूल पूरा हो गया, ठीक है। अब ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया,
दोनों का ऑक्टेट रूल पूरा हो गया तो स्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये बना दिया बॉन्ड NaCl, ठीक, NaCl बना दिया, ठीक है। ये क्लियर हो गया पॉइंट। अच्छा, तो ये था लेविस स्ट्रक्चर। तुम लोग ऐसे मैग्नीशियम को दिया वो खुद ट्राई करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। गाइस अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में। तो देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं और यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनता है कि आयनिक कंपाउंड एक्चुअली इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। यहाँ पर अगर समझ गए तो एमसीक्यूज से रिलेटेड कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ का देख सकते हैं, ये होता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट इसका क्या होता है, तो देखो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर जनरली हार्ड एंड रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। अच्छा, अब रीज़न पूछ दिया कि आयनिक कंपाउंड हार्ड क्यों होते हैं, एमसीक्यूज में पूछ दिया कि क्यों हार्ड होते हैं, तो बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स इज मोस्ट, यानी कि जो इनके आयन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बेसिकली उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। तो इनके आयन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई दे आर रिजिड स्ट्रक्चर, बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है, इसलिए ये हार्ड होते हैं, ठीक है। फिजिकल स्टेट तो बोल सकते हो कि यार दे आर जनरली हार्ड एंड रिजिड, बस एक ही होता है हार्ड एंड रिजिड, ठीक है, बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं इसका रीज़न मैंने बता दिया कि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयन्स, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये होता है कि सॉल्युबिलिटी। तो देखो यार जो इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स, जो इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे सॉल्युबल इन वाटर, H2O लिख देते हैं वाटर, बट नॉट सॉल्युबल इन केरोसिन, ठीक है यार, फैक्ट जानना, ठीक है, ये एक स्टडी के बारे में, तो ये ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। इसके बाद सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि जो इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि विच कंपाउंड डू नॉट डिजॉल्व इन द केरोसिन या पेट्रोल, तो बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते हैं केरोसिन में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो हाई होता है, क्यों हाई होता है, तो पहला याद करो मैंने क्या बताया कि इनके जो आयन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन होगा, अगर वो ज़्यादा हुआ तो इनको भाई मेल्ट करने के लिए भाई हाई एनर्जी चाहिए ना, पॉइंट मतलब एनर्जी तो हाई चाहिए तभी ना भाई पिघलेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहना चाहिए। तो उनके लिए जनरली क्या चाहिए, यस हाई चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। अच्छा, अब लास्ट वाला, लेकिन लास्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, कंडक्शन। भाई सब्जेक्टिव होता है ना, तो इसका तो कंफर्म ही रहता है आना, किसी फॉर्म में पूछ ही लिया जाता है इसको, कि इसमें से पूछा जाता है कंडक्शन में से कि वाई द आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। इसका रीज़न ये है कि देखो सॉलिड स्टेट में जो उनके आयन रहते हैं वो फ्री टू मूव नहीं होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी तब तक नहीं कंडक्ट हो सकती जब तक कि जो चार्जेस है उसके अंदर के वो फ्री टू मूव ना हो, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जब वो वाटर में डिज़ोल्व किए जाते हैं तो वो उनके आयन फ्री टू मूव हो जाते हैं, इसीलिए वो कंडक्ट करता है। यानी कि वाटर में जब ये डिज़ोल्व होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं कंडक्ट करते हैं। तो तुम लोग का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा एसर्शन में कि सकता है कि आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, एसर्शन बन गया, रीजन में बन गया बिकॉज देयर आयन्स डू नॉट फ्री टू मूव, तो क्या होगा, एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो वहाँ पर कर देना, ठीक है। तो आई होप ये सब समझ में आया हो पॉइंट, ठीक है।
और ये सब क्या करना, तुम लोग को कुछ नहीं करना है, बस इसको नोट्स बना लेना है, वो उतने में ही सब क्लियर हो जाएगा। या नहीं क्लियर होता तो बार बार देख लेना है। और देखो एमसीक्यूज जो बनने होंगे ना यहीं से बनेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर थ्योरी नहीं था, इसमें पॉइंट टू पॉइंट बातें थी जो एमसीक्यूज में सारे समझ लो, सारे एमसीक्यूज ही थे ये जितने मतलब बताया मैंने ना। ये थ्योरी मत समझना, इसको एमसीक्यूज ही समझना, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन आया तो वो एमसीक्यूज के ही फॉर्म में आएगा और यहीं से आने वाला है। और गाइज जो बात रही एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बाद के पॉइंट्स की, तो गाइज डिरेक्शन में था, इस बार डिरेक्शन में आ गया है, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यार गाइज इस वीडियो के लिए लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और यार देखो इसके बाद ना आई होप ये सब चीज़ें जो मैंने बताई तुम लोग को समझ में आ गया होगा और तुम लोग प्रॉपर नोट्स बना के इसका रिवीजन करोगे, ठीक है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।